गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, भूगोल। भूगोल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ध्यान रहे कि बहुत से लोग भूगोल को जो है आर्ट का विषय मानते हैं, लेकिन यह एक साइंस का विषय है। भूगोल के अंदर क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़े जाएगा, किस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है और किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, आज इन सब चीज़ों को बताऊँगा और आगे जो है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा और उसके जो है कई सारे पार्ट्स में ये वीडियो निकल करके आएगी, जिससे कि कंप्लीट भूगोल को आप समझ सकें और आपको खूब मज़ा भी आए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से जो है एक आग्रह करना चाहूँगा, अरे एक लाइक तो बनता है यार। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक दे दीजिए और अपने कम से कम एक मित्र को तो शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे ज़रूर लिख करके बताएं कि जो है आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए, मैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेता, ये सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए, तो इतनी हेल्प आप लोगों की भी बनती है। बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं भूगोल। भूगोल को जो है अंग्रेजी में जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी जो है वो दो शब्दों से मिल करके बना है, जियो एंड ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। अर्थात आप मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी का ही वर्णन करते हैं। बाह्य और आंतरिक दोनों ही अध्ययन जो है वो सारा का सारा भूगोल कहलाता है। अगर परिभाषा के रूप में कहा जाए कि भूगोल क्या है, तो पृथ्वी पर जितने भी जैविक और अजैविक तत्व हैं एवं पृथ्वी के भौतिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों का अध्ययन जो है यही भूगोल कहलाता है। भूगोल को जो मुख्यतः दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, एक भौतिक भूगोल जिसे प्राकृतिक भूगोल भी कहते हैं, और दूसरा जो है मानवीय भूगोल या मानव भूगोल आप कह सकते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो है सबसे पहला है भू आकृति। सॉरी, जलवायु, मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है। तीसरा पार्ट है मृदा यानी मिट्टी। जल, इसके अलावा जो है जीव एवं वनस्पति। अब यही वो टॉपिक्स हैं जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ध्यान रहे कि भौतिक भूगोल इसे कहते क्यों या प्राकृतिक भूगोल क्यों कहते हैं। ध्यान रहे कि इसके लिए मनुष्य किसी प्रकार से कोई जिम्मेदार नहीं है, सब कुछ प्रकृति प्रदत्त है। जो चीज़ प्रकृति अपने आप स्वयं से संचालित करती है वही प्राकृतिक भूगोल है। और ये प्राकृतिक भूगोल जो है विज्ञान के नियमों के हिसाब से चलता है, इसी वजह से इसे भौतिक भूगोल भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान के सारे नियम, जितने ज़्यादातर जो सिद्धांत हैं वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि यह एक विज्ञान का विषय है। अगर विज्ञान की समझ नहीं है तो भूगोल भी समझ में नहीं आती है। यह आर्ट का विषय नहीं है। मानवीय भूगोल, ये जितनी भी चीज़ें जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध हैं, उनके साथ में जो है मानव जब अपनी क्रियाकलाप से जब उसके अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लेकर के आता है, तो यानी मानवीय कृति से प्रभावित होने वाले जो तथ्य हैं वो सारे के सारे जो हैं वो मानवीय भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो मानव जो है ज़्यादातर अपना जो क्रियाएं जो करता है वो आर्थिक आधार पर ही करता है, तो इस मानवीय भूगोल को आर्थिक भूगोल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात मानवीय भूगोल के भी कई सारे पक्ष हो सकते हैं। अब मानवीय भूगोल के कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं, तो आर्थिक पक्ष है, ठीक। इसके अलावा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक। सांस्कृतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और इसमें आप कह सकते हैं जनसंख्या भी इसी के अंदर ऐड ऑन है। जनांकी की भी आप लोग कह देते हैं। अब
आर्थिक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऐसे ही में यहाँ पे जलवायु की अगर बात करेंगे तो जलवायु में आपके तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, जल में आपके नदी, समुद्र, सरोवर, झीलें, ये सब यानी कुल मिलाकर के इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है। अब जहाँ तक आर्थिक की बात करें कि आर्थिक चीज़ों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें निकल करके आती हैं, तो आर्थिक चीज़ों के अंतर्गत जो है आर्थिक पार्ट में आपके निकल करके आता है कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और टूरिज्म। कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और आपके जो है टूरिज्म यानी पर्यटन, यानी ये सारी चीज़ें आर्थिक पक्ष हैं। मनुष्य इन्हीं पे सारा काम करता है, इसी वजह से जो है उसका मान जो अधिकतम जो पहलू है वह सब आर्थिक ही होता है। तो इस तरीके से जो है ज्योग्राफी को इस दो पार्टों में यानी इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत देख करके पढ़ाया जाता है। इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये वाला पक्ष बिल्कुल मानवजनित है और ये वाला पक्ष जो है मानवजनित नहीं, ये पूरा का पूरा प्राकृतिक है और विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो इससे क्या होता है कि आप सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। अब इसके बाद की जो अगर बात करें कि अब ये भूगोल जो है कैसे पढ़ा जाएगा, तो भूगोल पृथ्वी को भी पूरा पढ़ना है तो पृथ्वी को भी दो भागों में, क्योंकि देखिए पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस को तोड़ने की बात आती है तो ये भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल को भी जो है पढ़ा यही जाएगा, यही सारे टॉपिक पढ़ जाएंगे, लेकिन उसे दो तरीके से फिर से पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसे दो पार्ट में फिर से बांट लेंगे। अब ये भूगोल पढ़ने का तरीका है, अगर आपको एक बार में चीज़ समझ में आ जाती है तो दूसरी चीज़ अपने आप से समझ में आ जाती है। अब यही ज्योग्राफी दो भागों में फिर बट जाएगी। कौन कौन सी, तो एक हो जाएगा विश्व का भूगोल और दूसरा हो जाएगा भारत का भूगोल, यानी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। पहले विश्व के भूगोल को, विश्व का भूगोल प्राकृतिक और मानवीय भूगोल के अंतर्गत, फिर जब इतनी चीज़ समझ में आती है तो फिर वही सारी चीज़ें भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि जो चीज़ विश्व में है वही भारत में भी है। जब भारत समझ में आ गया तो जो चीज़ विश्व में है वही चीज़ भारत में है, फिर वहीं से वह अपने राज्य देवभूमि उत्तराखंड में भी इसी तरीके से आएगा। अर्थात आप कह सकते हैं विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और तत्पश्चात उत्तराखंड का भूगोल। पढ़ने का यही तरीका होता है। जब अगर पूरा सब्जेक्ट आपके समझ में नहीं आता तो उत्तराखंड भी आपको समझ में नहीं आता है। तथ्य रटने से काम नहीं चलता है, तथ्यों में तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें है। ये अब बात करते हैं पूरे विषय की। विषय की जब चर्चा करते हैं तो भूगोल जो शब्द है यानी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर किया था तो इरेटोस्थनीज नाम के व्यक्ति ने किया था। तो इरेटोस्थनीज को जो है बहुत से जो विद्वान लोग जो है, क्योंकि उनकी एक जो है उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग करने के कारण जो है इनको कुछ लोग ये लैटिन भाषा का शब्द है, कुछ लोग इन्हें जो है भूगोल का पितामह भी कह करके पुकारते हैं। लेकिन देखिए ये भूगोल के पितामह पूर्णतः नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग मात्र किया था। जो है बहुत ज़्यादा भूगोल के बारे में, क्रमबद्ध अध्ययन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो है इसके बाद जो है हिकैटियस नाम के एक विद्वान ने जो है अपनी पुस्तक पेरिडियस में जो भौतिक तत्वों का, जो भूगोल के जो भौतिक तत्व हैं उनको क्रमबद्ध समावेश किया, और यही कारण है कि इनको ही भगवान भूगोल का जो है पितामह कह करके पुकारा जाता है। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जो भूगोल के जो पितामह है यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो वो हिकैटियस को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भी कुछ लोग भूगोल का पितामह या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इसके बाद देखिए
अब धीरे धीरे उसमें काफ़ी सारे अध्ययन होते चले गए। तो वर्तमान भूगोल का पिता, आप देखिए तथ्य के रूप में जो है, तो वर्तमान भूगोल का पिता जो है, या आप आधुनिक भूगोल का पिता कह सकते हैं, तो जो है वो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट नाम के व्यक्ति हैं। कौन? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो इस तरीके से जो है ये तीन अब आपके पिता हो गए। भूगोल, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग करने वाले इरेटोस्थनीज, भूगोल के पितामह हिकैटियस, और वर्तमान भूगोल के पिता जो है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कहते हैं कि इन्होंने ही सर्वप्रथम संसार के मानचित्र पर समताप रेखाएं, समताप रेखा यानी जहाँ समान ताप वाली रेखा को खींचने का जो है काम किया। आप देखिए यहाँ पर वो आ गया संसार का मानचित्र है। इसीलिए तो जो है इसी प्रकार से मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता जो है वो भी, उनका नाम भी है, उनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक। तो विश्व का जो है, जो विश्व जैसा आज हम लोग मैप देखते हैं, तो विश्व का जो मानचित्र किसने बनाया था? तो कहते हैं कि यूनान के एक जो है विद्वान जिनका नाम था एनेक्जीमेंडर। एनेक्जीमेंडर ने जो है पूरे विश्व का जो नक्शा जो है 610 ईसा पूर्व से 546 ईसा पूर्व के बीच में जो है उन्होंने नक्शा तैयार कर लिया था। अब देख लीजिए, ईसा से भी 600 वर्ष पहले, यानी आज से आप कह सकते हैं कि लगभग 2600 साल पहले जो है विश्व का मानचित्र एक व्यक्ति ने तैयार कर लिया था। यूनानी विद्वान थे वो, यूनानी विद्वान का नाम था एनेक्जीमेंडर। अब बात करते हैं, देखिए भूगोल के अंतर्गत केवल पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता है, यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी के आकार इत्यादि का जो है वर्णन करा जाता है। पृथ्वी के आकार के बारे में जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। बहुत से लोग जो है सॉरी कहते हैं कि पृथ्वी, कोई कहता है गोल है, कोई चपटी है, कोई संतरे के आकार की है, कोई नारंगी के आकार की है, कोई तो अंडाकार भी बोल देता है, कोई कहता है गेंद की तरह गोल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं निकलती रहती है। तो पृथ्वी गोल है ऐसा जो है बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं है। न्यूटन ने कहा कि यह नारंगी के समान है। अब नारंगी कैसी होती है? नारंगी अपने आप में, नारंगी यानी ऑरेंज, ऑरेंज का अपना तो कोई साइज़ तो होता नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ होता है, तो उस तरह का साइज है। लेकिन पृथ्वी का जो आकार है वो किस नाम से पुकारा जाए? पाइथागोरस महोदय जो थे उन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है, तो पाइथागोरस महोदय ने कहा गोल है। न्यूटन ने कह दिया कि नहीं जी संतरे के समान है, कुछ लोग कहते हैं सेब के समान है, कोई ऑरेंज के समान, कोई खरबूजे के समान, कोई तरबूजे के समान, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन पृथ्वी के आकार का वर्णन करने वाला एकमात्र शब्द है जो कहते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार कैसा भी नहीं है, वो पृथ्व्याकार ही है। यह अपने आप में एक यूनिक वर्ड है। क्या है? पृथ्व्याकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्व्याकार है। इसे अंग्रेजी में जियाड कहते हैं, GEOID, GEOI, जियाड। पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक, ऐसे ही भूगोल के अंतर्गत मानव पारिस्थितिकियों को बताने वाले सबसे पहले विद्वान जो थे उनका नाम था हार्लान बैराज। 1927 में इन्होंने जो है मानवीय पारिस्थितिकी के बारे में जो है सर्वप्रथम जो है लोगों को बताने का प्रयास किया। विश्व के मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टॉलमी। अब देखिए टॉलमी का भूगोल आप लोगों को याद होगा, किताबें पढ़ी हुई है, तो टॉलमी के भूगोल में ही जो है सर्वप्रथम भारत को दर्शाया गया विश्व के मानचित्र पर। परंतु भारत का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? देखिए अभी सारा खेल मानचित्र पे आ गया। तो भारत का मानचित्र बनाने वाला यानी विश्व के मैप पर सबसे पहले व्यक्ति जो भारत को लेकर के आया वह थे टॉलमी। जबकि भारत का जो नक्शा जो बनाने वाले हैं, जिस भारत के नक्शे को आज हम लोग देखते हैं, तो भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम था एनविले। एनविले नाम के व्यक्ति ने 1752 ईस्वी में जो है भारत का मैप तैयार किया था।
भारत का मैप तैयार कर दिया था। अब यहाँ से बात करेंगे, पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये थोड़े छोटे छोटे तथ्य थे जो कि एग्जाम के दृष्टिगत महत्वपूर्ण हो सकते थे, तो मैंने आपको बता दिए। तो अब भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं। भूगोल में जो है, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। पृथ्वी देखने में कैसी है, कहाँ है, किस तरीके से है और कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ देखने के लिए हमें क्या करना होता है जो है, तो ब्रह्मांड की थ्योरी को देखना पड़ता है। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड की जो है, ब्रह्मांड कहते किसे हैं, तो ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहते हैं, उसे कॉस्मोस भी कह करके पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत क्या चीज़, यानी ब्रह्मांड के अंदर है क्या चीज़, तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सब, उल्का, धूमकेतु, सौर परिवार, जिसमें इसके अलावा तमाम जितने भी तारे हैं, सभी ग्रह, सभी उपग्रह, जितने भी पिंड हैं वह सब ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है। ब्रह्मांड का साइज कितना है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में जो है सबसे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है जॉर्ज लेमेस्टर का सिद्धांत, जिन्होंने कि बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। बिग बैंग का सिद्धांत जो है, बिग बैंग की जो परिकल्पना है, परिकल्पना में जो है एक विद्वान हुए बेल्जियम के विद्वान, नाम था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि एक एलम नाम का भारी बादल था जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनके कण और प्रतिकण मौजूद थे। फिर क्या हुआ, अत्यधिक ताप और दाब के कारण से इसके अंदर एक विस्फोट हुआ और जिसे वो जो एलम था, वो भारी बादल, उसे ही बिग बैंग कहा गया। इस घटना को बिग बैंग कह करके पुकारा गया। अब टूटे हुए जो पदार्थ है, जब वो फटा, तो विस्फोट के बाद जो फटा, तो फटने वाला जो पदार्थ जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जितने आगे बढ़ते गए उनकी गति इसी प्रकार से बढ़ती चली गई। कहते हैं कि इस प्रकार जो है, जो ब्रह्मांड की परिकल्पना शुरू हुई है वो लगभग अब से 13 बिलियन वर्ष पहले जो है ब्रह्मांड में ये विस्फोट हुआ था। ये एलम नाम का जो गुब्बारा था, बादल थे, और वो जब फटना शुरू हुआ था, 13 बिलियन, बिलियन का मतलब होता है, आप देखिए यहाँ पर एक गणना सा शुरू हो गई, एक होता है मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी इसे 10 की पावर आप 6 भी कह सकते हैं। ऐसे मिलियन से बड़ा होता है बिलियन। बिलियन जो होता है वो 1000 मिलियन का होता है, यानी 1000 मिलियन, यानी 10 की घात इसे 9 कह सकते हैं आप इसे। तो 1 मिलियन का मतलब अब आप लगा लीजिए, 10 लाख तो हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हजार, 10,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब 1 अरब। अब से 13 अरब वर्ष पहले जो है इस बिग बैंग की जो परिकल्पना घटित हुई, और कहते हैं कि इसका विस्तार अभी भी लगातार हो रहा है, और ये जो है ये 29.5 बिलियन वर्ष तक ऐसा चलता रहेगा। इतनी ब्रह्मांड की परिकल्पना है। स्पीड क्या है, तो वही जो कि आपके लाइट की जो स्पीड होती है, उस लाइट की स्पीड से जो है ये सारी चीज़ चल रही है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो ब्रह्मांड तेज़ी से भाग रहा है। अब देखिए यहाँ पे तमाम चीज़ आ गई, लाइट की स्पीड भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी ब्रह्मांड में जो है, अब ब्रह्मांड में होता क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस ब्रह्मांड में जो है कहते हैं कि लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब का मतलब 1 खरब हो गया, तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो उन आकाश गंगाओं से इन
100 अरब आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा भी है, जहाँ पर कि हमारा ये सौर मंडल स्थित है, यह हमारा ग्रह पृथ्वी स्थित है। इससे आप सोच लीजिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अगर मैं कह दूं कि अगर ब्रह्मांड का साइज अगर ये है, ये ब्रह्मांड है, तो पृथ्वी उसमें कुछ कहीं ऐसी होगी जो दिखाई नहीं दे रही होगी। इससे भी बारीक है, तो बहुत मोटा दिख रहा है, तब भी इससे भी बारीक होगी। जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का जो विकास है हमारे आकाशगंगा के अंदर, कहते हैं कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले जो है हमारे सौरमंडल का विकास हुआ, और तमाम उस समय ग्रह उपग्रह इत्यादि का विकास भी हुआ। यानी जिस ग्रह उपग्रहों की बात हम लोग आगे करेंगे वह कब हुआ, तो 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। आप ऐसा मान सकते हैं। ठीक, आकाशगंगा की मैंने आपको बात बताई कि जो है ये क्या है, तो तारों का एक पूरा का पूरा समूह। आकाशगंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी जो है यह तारों का एक पुंज है जो धुंधला सा दिखाई देता है, गैलेक्सी कहलाता है। गैलेक्सी का जो केंद्र होता है उसको वल्ज कहते हैं। गैलेक्सी का जो आकाशगंगा केंद्र है, अगर मान लीजिए कि ये एक आकाशगंगा है, तो आकाशगंगा का भी अपना एक केंद्र है, इसे क्या कहते हैं, वल्ज। वल्ज मीनी बल्ज, नॉट वल्ज, बल्ज। ठीक, आकाश गंगा का जो निर्माण होता है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होता है, यानी संघनन कह सकते हैं। इसका विस्तार अधिक होने के कारण इनके बीच की दूरी प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, यानी इतने बड़े बड़े होते हैं ये। ठीक, एक आकाश गंगा का जो साइज होता है लगभग 80,000 से लेकर के 1.5 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी और 1.5 लाख वर्ष में चली गई दूरी के बराबर एक आकाशगंगा। और ऐसी 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाओं का साइज कितना होगा आप परिकल्पना कर सकते हैं। इसीलिए जो है भूगोल के बारे में बहुत सारी चीज़ अनकही भी हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और नहीं हो पा रही है, और उसे सिर्फ अनुमान के तहत ही अभी कोशिश की जा रही है। अभी भी निरंतर प्रयास जारी है। ठीक, इन्हीं लाखों आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा है। इन्हीं लाखों कह रहा हूँ, 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक हमारी आकाशगंगा है। और हमारी आकाशगंगा यानी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी को मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो है आकृति जब रात में देखते हैं तो ये जो है इसके जो तारे पुंज जो हैं, स्टार जो हैं, उनका एक पुंज का जो समूह जो है वो सर्पिलाकार सा दिखाई देता है। तो इसे जो है इसका आकार के बारे में लोग कहते हैं कि जो है यह सर्पिलाकार है। इसे जो है एक दुग्ध मेखला की भांति दिखाई देती है, तो इसे दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। हमारी आकाशगंगा को एंड्रोमेडा भी कह करके पुकारते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा। तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इतनी मेहनत लगती है, तो मैं चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नई नई वीडियोज़ जो आती हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक, अब ये जो आकाशगंगा जो है हमारी, उस आकाशगंगा का जो साइज है, वो जो ये व्यास है, वो 1 लाख प्रकाश वर्ष के बराबर है। जो हमारी आकाशगंगा है, जो कि मंदाकिनी के नाम से भी जानी जाती है, मिल्की वे के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो वो जो है 1 लाख प्रकाश वर्ष इसका जो व्यास है, यानी इसकी त्रिज्या 50,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। इसके केंद्र से 36,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सौरमंडल स्थित है। यानी जो हमारा तारा सूर्य जो है हमारा सौरमंडल, इसके केंद्र से 36,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ठीक, और सूर्य
इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल यहाँ पर है इसका। सूर्य को इस आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, और अपनी धुरी पर भी वो घूमता रहता है। अपनी धुरी पर घूमने में लगभग वो 25 दिन का समय लगाता है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्यों जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आकाशगंगाओं के बारे में जानकारी प्राप्त क्यों नहीं होती है। 36,000 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई जो दूरी होती है। तो अगर मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी से एक संदेश अगर कहीं यहाँ भेज दिया गया, केंद्र पे भेजा गया, तो 36,000 साल तो पहले यहाँ आने में लगेंगे, और फिर 36,000 साल फिर उसे वहाँ से पलट करके वापस जाने में लगेंगे, यानी 72,000 साल के बाद में वो संदेश फिर रिपीट होकर के प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा जानकारी जो है निकल करके नहीं आ पाती है, यही कारण है। इसके अलावा जो है अब देखिए ये तो हो गई आपके पूरे ब्रह्मांड की बात। ब्रह्मांड में से अपनी गैलेक्सी को निकाल कर ले आए, गैलेक्सी के अंदर से अपने सौरमंडल को निकाल करके ले आए। अब देखिए कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और सौरमंडल का जो केंद्र बिंदु है वो सूर्य ही है। तो इसी तरीके से कभी कभी प्रश्न आप लोगों को एक जानकारी में, देखिए कुछ चीज़ अगर समझ में आ जाएंगी तो आप लोगों को भूगोल बिल्कुल क्लियर रहता है, तथ्य आपको बिल्कुल इजीली बाद में याद हो जाएंगे। आकाश और अंतरिक्ष में क्या फ़र्क होता है। आकाश जो है, जो पूरा ब्रह्मांड, जिसकी हम लोगों ने ये बात करी कि ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, तो वही आकाश है। ठीक, बात करी जाए यानी ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी भी शामिल है। अगर पृथ्वी से छोड़ने के बाद पृथ्वी के अतिरिक्त जितना बचा हुआ ब्रह्मांड है वह सब का सब अंतरिक्ष कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी भी सम्मिलित है, और उसमें से अगर पृथ्वी को निकाल दिया जाए तो बचा हुआ भाग अंतरिक्ष कहलाता है। यानी पृथ्वी को छोड़ करके बचा हुआ स्थान वो सारा का सारा अंतरिक्ष कहलाता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी ऊपरी सीमा से लेकर के जो है आगे तक सब का सब बाह्य अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसी प्रकार से जो है आप लोगों को जानकारी होगी कि जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी अंतरिक्ष है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को सिस लूनर कह करके पुकारते हैं। क्या? सिस लूनर। अब तारा क्या चीज होता है? तो यह गैसीय द्रव्य है या वह खगोलीय पिंड है जो प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं, उनको हम लोग तारे कहते हैं। इनके केंद्र में नाभिकीय सम्मिलन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक, यह है तारा। स्टार जो होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। सूर्य जो है हमारे निकट का सबसे निकट का जो तारा है, हमारे से सबसे निकट का तारा सूर्य है। सूर्य के बाद फिर जो है सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटस्थ तारा जो है, जो पृथ्वी से जो सबसे निकटस्थ तारा है, उसका नाम प्रैक्सिमा सेंचुरी है। तारे जो है अपनी इनकी कई सारी स्टेज होती है। ठीक, तो जिनकी चमक सूर्य से अधिक होती है, जिन तारों की चमक सूर्य से ज़्यादा होती है, तो उनको दैत्याकार तारा यानी गैंट स्टार कह करके पुकारा जाता है। जिन तारों की चमक सूर्य से, देखो सब सूर्य से वो कर रही कंपैरेटिव है ये, जिन तारों की चमक सूर्य से कुछ कम होती है उनको वामन तारा कह करके पुकारते हैं, अर्थात ड्वार्फ स्टार कहते हैं इनको। इसके अलावा जो है जिन तारों से निकलने वाली जो गैसों की चमक, जब गैस निकलती है तो गैसों के निकलने के कारण से जो है उसकी चमक जो है 10 से 20 गुना तेज़ तक हो जाती है, उसको नोवा कह करके पुकारता है, और 10 से 20 गुने के बीच में। और जिन तारों की चमक जो है सूर्य से 20 गुना से भी अधिक होती है उनको सुपरनोवा तारा कह करके पुकारते हैं। पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला जो सबसे चमकीला तारा है, पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला जो सबसे चमकीला तारा है, उसे हम लोग जो है डॉग स्टार कह करके पुकारते हैं, और यह पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। उसका नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस, जो कि सबसे चमकीला तारा जो है पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। ठीक,
एक तारा है जिसको कि ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा जो है पृथ्वी से हमेशा उत्तर की ओर ही दिखाई देता है। उसकी स्थिति पहले इसी ध्रुव तारे का जो है इस्तेमाल घड़ी देखने के लिए किया जाता था, दिशा का अनुमान पता लगाने के लिए। रात्रि में जो अगर दिशा कैसे पता चलेगी तो इसी ध्रुव तारे से ही जो है दिशा का निर्धारण कर लिया जाता था। जयपुर में जो सवाई मान सिंह वाला जो बना हुआ है वो शोध संस्थान, वहाँ पर जो एक सूर्य घड़ी बनी हुई है, तो सूर्य घड़ी में वहाँ पर भी जो है ये सारी चीज़ इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो है इन हमारे जो है इस आकाश में यानी अंतरिक्ष में कुछ पुच्छल तारे जिसे हम लोग धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट्स अंग्रेजी में क्या कर पुकारते हैं, ये भी सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये धूल, बर्फ और गैस के पिंड होते हैं और सूर्य के निकट आने पर जो इनकी बाहरी परत जो होती है वह जो है पिघल करके गैसों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो एक पूंछ नुमा आकृति प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो है इनको पुच्छल तारा कह करके पुकारते हैं। हालांकि यह सूर्य से दूर ठंडे अंधेरे वाले स्थान पर ही रहते हैं। जब सूर्य की किरणें इनसे परावर्तित होती हैं तो यह चमकने लगते हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगर कहा जाए तो सौरमंडल में लगभग 1 लाख के आसपास धूमकेतु हैं। उनमें से एक धूमकेतु जो है जो कि 1986 में हमें दिखाई पड़ा था, जिसका नाम था हेली धूमकेतु यानी हेली कॉमेट, और कहते हैं कि यह प्रत्येक 76.3 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यह एक प्रकार का लॉग पीरियड काउंट होता है, कॉमेट होता है, जो कि इतने अंतर पर लगभग दिखाई पड़ता है क्योंकि उसके राउंड अप का समय इतना ही रहता है। जो जब पृथ्वी के निकट आता है तो हमें दिखाई पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के जो है जो ये धूमकेतु जरूरी नहीं है कि वो 76.3 वर्ष के बाद दिखाई देता है, तो एक्यूरेट 76 वो 70 से 90 वर्षों के बीच में भी वो हो सकता है। इसके अलावा जो है कुछ जो है अंतरिक्ष के अंदर ही जो है कुछ तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाले धूल और गैस के पिंड भी होते हैं, जो पृथ्वी के पास से जब गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण से तेजी से पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगते हैं, यानी उधर पृथ्वी की ओर खींचे चले आने लगते हैं और पृथ्वी को वायुमंडल से घर्षण करके जो है वो चमकने लगते हैं। इनको बहुत से लोग टूटा हुआ कहते हैं, तारा टूट के गिर रहा है। तारा कभी टूट के नहीं गिरता। जो ये टूट के गिरता है, यानी अंग्रेजी में उसे शूटिंग स्टार कहते हैं, जो टूट के गिरता है उसे हम लोग उल्का पिंड या उल्कास्म कहते हैं। उल्का का मतलब होता है मेटेराइट्स। ठीक, ये तो जनरली तौर पे तो वो पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ खा करके जो है वो जल ही जाते हैं, यानी उनकी राख हो जाती है। लेकिन कभी कभी जो बड़े टुकड़े होते हैं तो पूर्णतः जल नहीं पाते, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कोयले के राख की तरह जो है जब गिरते हैं तो उनको उल्कास्म कह करके पुकारते हैं। ठीक, इस तरीके से जो है ब्रह्मांड में इतनी सारी चीज़ें निकल करके आती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे जो है सौरमंडल की बात करेंगे कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सौरमंडल में जो प्रमुख इकाई जो है वह सूर्य ही है। सूर्य यानी सौरमंडल का लगभग जो सौरमंडल है, तो सौरमंडल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, तो सूर्य और सूर्य के अतिरिक्त 8 ग्रह और जो है कुछ उसके अंतर्गत और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, जैसे क्षुद्र या अवांतर ग्रह जिसे एस्ट्राइड्स आप लोग के एस्ट्राइड नहीं, हाँ एस्ट्राइड्स कहते हैं, और इनको प्लेनेटॉइड्स भी कह करके पुकारते हैं। अब सूर्य धन 8 ग्रह, यही सौरमंडल है पूरा। इसके अलावा एस्ट्राइड्स भी हैं जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कह करके पुकारते हैं। तो वो इनको मिला करके ये पूरा का पूरा हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल का 99.86% भाग जो है वह सूर्य है। अब 0.14% भाग में ये 8 ग्रह हैं। अब सोच लीजिए कि सूर्य कितना बड़ा है और बाकी ग्रह कितने बड़े हैं, और
तब इसका गुरुत्व बल कितना होगा। यही कारण है कि इस गुरुत्व बल के कारण ये सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी ये सारे के सारे। तो अब आप कह सकते हैं कि जो अब हम जो कुछ भी तुलना करते हैं हमारे पास पृथ्वी का अध्ययन ही रहता है, तो पृथ्वी के अध्ययन से ही जो है सूर्य का भी अध्ययन कर लेते हैं। तो जब सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का जो सौरमंडल के जितना ही पदार्थ हैं उसमें पदार्थों में 99.86% भाग जो है वो सूर्य के अंदर ही निहित है। और यह जो है इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से 3.32 लाख गुना है। 3.32 लाख गुना उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, उतना उसका आयतन है और उसका द्रव्यमान है। और उसका जो सूर्य का जो आयतन है वह पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना बड़ा है। जबकि व्यास, जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। पृथ्वी का अगर द्रव्यमान अगर देखा जाए, सूर्य का द्रव्यमान जो है वो 2 × 10⁻27 टन के बराबर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो वास्तविक दूरी है, यानी एवरेज जो दूरी है वह 14.96 करोड़ है, 96 करोड़ किलोमीटर है। आप इसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर भी कह सकते हैं। सूर्य के जो रासायनिक घटक है उसमें सबसे ज़्यादा जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन लगभग 71%, हीलियम 26.5% और बाकी जो अन्य तत्व हैं वह 2.5%। यानी कुल मिलाकर के यही आंकड़ा है सूर्य के अंदर। यानी सूर्य जो है हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत है और वही हाइड्रोजन जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है और उससे अत्यधिक ऊर्जा जनरेट होती रहती है और वह ऊर्जा हमारे तक भी आ पाती है। ठीक, सूर्य अपने सतह से प्रत्येक वर्ग इंच से, सूर्य की जो सतह है उसके अपने प्रत्येक वर्ग इंच, 1 स्क्वायर इंच से लगभग 54 हॉर्स पावर की ऊर्जा जो है वो विकिरित करता रहता है। ठीक, सूर्य का जो दीप्तिमान जो सतह है उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर सूर्य का वह भाग है जो कि हमें आंखों से दिखाई पड़ता है। सूर्य की जो ऊपरी जो सतह होती है उसको वर्णमंडल कहते हैं तथा सूर्य का वह भाग जो चंद्रमा से ढक लेने के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। आपने सूर्य ग्रहण के समय देखा होगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो कुछ इस तरह का आइटम बन जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक, इसको जो है उसका प्रभामंडल कहते हैं। सूर्य का प्रभामंडल, इसे किरीट या कोरोना भी कह करके पुकारते हैं। यानी क्या है ये प्रभामंडल, किरीट या इसे कोरोना भी कहते हैं, CO। अब ये कोरोना वाली बीमारी वाली कोरोना मत समझिएगा आप लोग, तो ठीक। सूर्य का जो प्रकाश मंडल जो है उसका प्रकाश मंडल का तापमान सूर्य के तापमान की बात भी होती है तो प्रकाश मंडल की बात करते हैं। तो देखिए ये तथ्य हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोगों को याद भी नहीं रहती है। मेरा काम बताने का है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो सूर्य के प्रकाश मंडल का जो तापमान है, प्रकाश मंडल, वह है 6000 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, आप जो भी कहते हैं वो कह लीजिएगा। ठीक, जबकि प्रभामंडल के भी हम लोगों ने बात करी थी, यानी कोरोना वाला जो है किरीट,
तो प्रभामंडल का जो तापमान होता है प्रभामंडल का जो तापमान है वह 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब तो ये तो हो गया सूर्य। सूर्य के बाद जो है अब हम बात करेंगे जो है सौर परिवार की बात करेंगे कि सौर परिवार हमारा कैसा है। तो सौर परिवार की खोज किसने की थी, यानी सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो एक कॉपरनिकस नाम के विद्वान रहे हैं जिन्होंने सौर मंडल की खोज की कहते हैं। तो सौर मंडल तो सूर्य के अतिरिक्त जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों की बात जो है पढ़ी जाएगी। वहीं से जो है अब भूगोल आप लोगों को इंटरेस्टिंग, देखिए अभी तक इंटरेस्टिंग जैसा लग तो नहीं रहा होगा, लेकिन काफ़ी सारे तथ्य आप लोगों के लिए निकल करके चले आए हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका हो गया जी सूर्य। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, केवल फोटो बना दे रहा हूँ। इसके बाद जो है अब सूर्य के जो चारों ओर जो है ये सारे के सारे ग्रह इस तरीके से जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो 8 ग्रह जो है दूरी के हिसाब से जो है मैं इसी में लिख देता हूँ। तो वह है आपका सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। या 8 ग्रह हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो पहले 4 ग्रह हैं और ये बाद के 4 ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं और इनको बाह्य ग्रह कह करके पुकारते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब इनकी सारी की सारी डिटेलिंग की जाएगी। जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये ठोस हैं और जो बाह्य ग्रह हैं यह आपके क्या होते हैं? ये गैसीय ग्रह माने जाते हैं। चला गया। ये क्या है? ये ठोस है और ये गैसीय प्रवृत्ति है इनकी, इन चारों की। अब देखिए इन सब के बारे में पढ़ना है। अब मोटे मोटे तौर पे जो है कैसे प्रश्न पूछ लेते हैं, अब इस फोटो से क्लियर रहती है। इन्हीं के बीच में जो है आपके मैंने आपको ये बताया था कि थोड़ी देर पहले कि जो सौरमंडल के अंदर और तीसरी चीज़ होती हैं क्षुद्र ग्रह। तो कुछ छोटे छोटे से पिंड यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर भी हैं, इसे ही कहते हैं क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह भी कहते हैं इनको। क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कह करके पुकारा जाता है। आप इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अब सूर्य, अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बने। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध। सूर्य देखो याद करने के लिए तो किसी भी तरीके से आदमी याद कर लेता है। आपके सप्ताह के जो वार हैं उन्हीं वार में से ही जो है सारे के सारे निकल जाएंगे। आप देख लीजिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी है ही है। पृथ्वी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण। लेकिन इस तरीके से याद नहीं करना चाहिए। याद करते समय ये क्रम से याद करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए इससे क्या होता है कि आप लोगों को प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो है मंगल और बुध के बीच में कौन से ग्रह स्थित हैं, या मंगल और शनि के बीच में, मंगल और अरुण के बीच में कौन से। तो ये यहाँ से रीजनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तब पढ़ना इसी तरीके से चाहिए। तो ये क्रमवार है। तो सूर्य के सबसे निकटस्थ ग्रह, दूसरा सबसे निकटस्थ ग्रह, फिर जो तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, फिर मंगल है,
फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। सबसे दूरस्थ ग्रह जो है वह वरुण है। ठीक, जहाँ तक साइज की बात करते हैं कि साइज में जो सबसे बड़ा जो ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। फिर छठा शुक्र है, फिर मंगल, और उसके बाद जो है आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे निकटस्थ ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। सौरमंडल का कितने साइज का ग्रह है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सौरमंडल तक मैं लेकर के आ गया। इसके बाद जो है आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और देखिए मैंने आपको बता दिया कि भूगोल कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से। जब ये पूरा का पूरा ये पूरे सिस्टम को समझ लेंगे तो समझने के बाद ही जो है फिर पृथ्वी का अध्ययन करके निकालते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में इन 8 ग्रहों के बारे में साथ साथ में यानी और थोड़ी थोड़ी इन 8 ग्रहों 7 ग्रहों में और 8वां अपनी पृथ्वी, तो फिर सारी डिटेल पृथ्वी से निकाल करके लानी है। तो आज की वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जो है अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों को से शेयर भी कीजिएगा। अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।